कैसे हो फ्रेंड्स। 30 अक्टूबर 1961 दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब को 34,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। ये बॉम्ब लगातार 3 मिनट तक नीचे गिरता रहता है और उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के फायरबॉल को 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था और इसका मशरूम क्लाउड 60 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर गया था और उसकी शॉक वेव्स पूरी अर्थ पर 3 बार घूम गई। इस धमाके ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है। ना तो इससे पहले कभी इतना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया है और ना ही इस बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद इतना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों सोवियत संघ ने इतना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और ऐसा क्या हुआ इस धमाके के बाद कि आज तक इतना पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया गया है। आइए जानते हैं। Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से हो गई थी और न्यूक्लियर बॉम्ब का पहली बार यूज साल 1945 में हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। इस न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट से कुछ ही सेकंडों में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इसका मशरूम क्लाउड 16 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर गया था। लेकिन जार न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने बॉम्ब कुछ भी नहीं है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। जब अमेरिका हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरा देता है तो उसके 3 दिन बाद एक और न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पर गिरा देता है और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो 2 पावरफुल कंट्रीज सोवियत यूनियन और अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। असल में बात ये थी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इकोनॉमी और पॉलिटिकल के मामले में ये 2 कंट्रीज पावरफुल बचती हैं और दोनों ही चाहते थे दुनिया पर इनका कंट्रोल हो, लेकिन इन दोनों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं। अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवादी को सपोर्ट करता था, जहाँ लोगों को बिजनेस करने की आजादी होगी और सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। लेकिन सोवियत यूनियन कम्युनिज्म का सपोर्ट करती थी, मतलब देश में कोई गरीब अमीर नहीं होगा और सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा और पूरे देश को केवल एक पार्टी रन करेगी। इन अलग विचारधाराओं की वजह से इन दोनों में दुश्मनी की दरार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अमेरिका यह कहता था कि लोकतंत्र को ज्यादा अपनाया जाए और वहीं सोवियत ये कहता था कि कम्युनिज्म को ज्यादा अपनाया जाए। लेकिन सोवियत अपनी बातें रखने में थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि सोवियत के पास 1947 के टाइम में कोई भी पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। लेकिन अमेरिका इस रेस में बहुत आगे था। अमेरिका के पास अपनी पावरफुल आर्मी थी, पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब थी, तो उन्हें ले जाने वाले फाइटर प्लेन्स सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा थे। इसी अनबैलेंस पावर की वजह से सोवियत लीडरशिप सोचने लगती है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स केवल अमेरिका के पास रहेंगे तो वो हमसे आर्मी और इकोनॉमी में बहुत आगे निकल जाएगा और फिर आगे चलकर उसे बीट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी प्रेशर में आकर सोवियत के तानाशाह जोसेफ स्टालिन सख्त आदेश देते हैं कि हमें हर हाल में न्यूक्लियर बम चाहिए अमेरिका की इस न्यूक्लियर मोनोपोली को तोड़ने के लिए। लेकिन अमेरिका ये उम्मीद लगाए बैठा था कि सोवियत 1953 से पहले कोई भी पावरफुल न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। लेकिन सोवियत ने दिन रात एक करके अपना पहला न्यूक्लियर बम 1949 में ही सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। हालांकि ये बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर भी सोवियत यूनियन का मन नहीं भरा और 1950 के बाद इन दोनों में हाइड्रोजन बॉम्ब्स को लेकर रेस शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाना एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब से काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर भी आगे निकला। अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बॉम्ब 1942 में ही टेस्ट कर लिया था और इस टाइम तक सोवियत लीडरशिप को समझ आ गया था कि वे अमेरिका को बॉम्ब्स की संख्या में तुरंत पीछे नहीं कर सकती। तो सोवियत लीडरशिप ने खतरनाक आइडिया लगाया। उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका की तरह 100 छोटे छोटे बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक ही बॉम्ब इतना महाविनाशकारी बना देंगे जिसका ब्लास्ट पूरी अमेरिका और पूरी वेस्ट कंट्रीज को हिलाकर रख देगा। और इसी सोच ने जन्म दिया जार न्यूक्लियर बॉम्ब को। और 30 अक्टूबर 1961 के उस धमाके ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया, क्योंकि यह धमाका अब तक की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल धमाका था। जार न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से 3000 गुने से भी ज्यादा पावरफुल था। यह बॉम्ब 26 फीट लंबा था और इसका वजन 5 हाथियों बराबर जितना था। और अगर इस बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराया गया होता तो मौत का मंजर कुछ और ही होता। अगर यह बॉम्ब उस टाइम में हिरोशिमा पर गिराया गया होता तो पहले 10 सेकंड में ही 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते और उस टाइम में हिरोशिमा की टोटल पॉपुलेशन 3.5 लाख के करीब थी, मतलब पूरा हिरोशिमा राख हो जाता। और इतना ही नहीं, इस धमाके का दायरा इतना बड़ा होता कि आसपास के शहर के भी लाखों लोग मारे जाते। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया होता तो 8 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते। जार बॉम्ब को टेस्टिंग लोकेशन तक ले जाने के लिए उस समय के सोवियत यूनियन के सबसे पावरफुल विमान Tu-95 का यूज किया गया। लेकिन यह बॉम्ब इतना बड़ा था कि ये विमान में फिट ही नहीं आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने Tu विमान की बॉम्ब में डोर्स को काटा और अंदर के फ्यूल टैंक्स को रिलोकेट करना पड़ा था, ताकि इस बॉम्ब को आधा अंदर और आधा बाहर करके लटकाया जा सके। और विमान को भयंकर हीट से बचाने के लिए इस पर खास तरह का सफेद पेंट किया गया था।
लेकिन फन फैक्ट ये है कि शुरुआत में इस बॉम्ब को 100 मेगाटन की पावर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन जब इस बॉम्ब की टेस्ट करने की बारी आई तो इसकी पावर को आधा कर दिया गया था। इसकी पावर को आधा करना एक बहुत ही बड़ा रीजन था। जब साइंटिस्ट ने इस बॉम्ब की कैलकुलेशन 100 मेगाटन पर की तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। उन्होंने बताया अगर इस बॉम्ब को 100 मेगाटन पर ही टेस्ट किया गया तो इसकी शॉक बेस और इसका रेडियो एक्टिव कचरा खुद पूरे रूस को बर्बाद कर देगा और इसे ले जाने वाला प्लेन का पायलट 100% मारा जाएगा। इसलिए अपनी खुद की जान बचाने के लिए और नेचर को ज्यादा हानि न पहुंचाते हुए इस बॉम्ब की पावर को आधा किया गया था। लेकिन उसके बाद भी इस बॉम्ब का धमाका इतना पावरफुल था जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। तो ये कहानी थी जान न्यूक्लियर बॉम्ब की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।